रति आण भास मणो जोगे काओ नाणे मग्गणे आऊ माया लोहे रदिपो वाहारम कोहमाण गम हि भयम वेदे में हुण सन्ना लोहम परिगहे सन्ना सागारो उवजोगो दंसणे मग्गे अणगारो उवजोगो लीनोत्ति जिणे हिणे दिट्ठिम हिम तु लक्खि जन्ते उदयादिषु संभवे हि भावे हिम जीवाते गुणसन्ना दिट्ठा सर्वदर्शी यदेश विरदोया इदरो अपोव अणियट्टि सुहु मोया उवसंत क्षीण मोहो जिणो अजोगीय 14 जीव समासा कमेण सिद्धायणा दव्वा मिच्छे खलु ओदयो विदिये पुण्य पारिणामियो भावो मिस्से खाओ वसमियो अविरद सम्मम हितिन्नेव एदे भावाणियमा धंसण मोहम पड़ोच्च भणदाहु चारितम अविरद अंते सुठाणेषु। 11वीं गाथा का अर्थ कौन बताएगा? अनिमेशा बता पाओगी? चलो पीछे से अदिति बताओ तुम। कोई बात नहीं, बताओ बताओ। ठीक है बोलो। नियम से दर्शन दर्शन होने की पदोच्च यानी अपेक्षा बढ़ता यानी चले गए। वेरी गुड। चारित्र नति जगो, चारित्र नति यानी नहीं, जगह यानी जहाँ, चारित्र नहीं है जहाँ, अविरत अर्थात अविरत सम्यक, अंतेषु यानी अंत में, अंत के, स्थानेषु यानी स्थान में, अविरत सम्यक अंत के स्थान में, वहाँ पे चारित्र नहीं होता, यानी अविरत सम्यक तक, अविरत सम्यक तक चारित्र नहीं होता। सुनो, अविरत सम्यक तक चारित्र नहीं होता। ठीक है। अब 11वीं गाथा का बताएगी आर्या। ठीक है। मिच्छे खलु ओदयो, मिथ्यात्व गुण स्थान में नियम से औदैहिक भाव कहा। और एक मिनट, अनिमेशा विधिये का मतलब बताओ। थी तुम इस गाथा में? अच्छा बताओ पीछे। दो विधिये माने दूसरे में। बोलो। दूसरे गुण स्थान में पारिणामिक भाव होता है। निश्चय कहोगे संयोग। निश्चय कहोगे संयोग। एक मिनट। स्वस्ति, खौव समीय का मतलब क्या है? खौव समीय। वेरी गुड। खौव सम माने क्षयोक्षम। बोलो। मिश्र गुण स्थान का नाम बताओ पूरा। आज्ञा। सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान कौन सा? कौन से नंबर का गुण स्थान है ये? तीसरा। आगे बोलो। कौन कौन से तीनों भाव हैं? स्वस्ति बताएगी। अविरत सम्यक में कौन कौन से 3 भाव हैं जो कह रहे त्रिण्य?
बताओ। औदायिक पारिणामिक छाया। मैंने शायद इसका खुलासा ही नहीं किया आपको, है तो गलती आपकी नहीं है। चलो ये देखो क्या लिखा, अच्छा वो मैंने पूछ लिया। अविरत सम्मम ही तीर्णेव, अविरत सम्यक्त में 3 भाव होते हैं। तो 3 भाव कौन कौन से? औपशमिक, छायिक और छायोपशमिक। कौन कौन से? औपशमिक, छायिक और छायोपशमिक। ठीक है, याद रहेगा कौन कौन से? औपशमिक, छायिक और छायोपशमिक। अब औपशमिक कैसे होता है कि मिथ्यात्व प्रकृति का और अनंतानुबंधी, अभी अनंतानुबंधी की अपेक्षा बात नहीं कर रहे, खाली दर्शन मोह की अपेक्षा बात है। तो जो मिथ्यात्व प्रकृति थी वो दब जाती है, माने उदय में नहीं आएंगी, यानी उसका हो गया उपशम। उसका उपशम होने से क्या हुआ? औपशमिक सम्यक्त हुआ। जब कभी अनादि मिथ्या दृष्टि को प्रथम बार कोई सम्यक दर्शन होता है तो औपशमिक सम्यक दर्शन ही होता है। और उस काल में क्या होता है? उपशम सम्यक्त के काल में उसकी सत्ता में जो एक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति पड़ी है उसके कितने टुकड़े हो जाते हैं? कौन कौन से? एक तो पहले ही था, उस एक में से हल्के अनुभाग के सम्यक मिथ्यात्व, उससे भी हल्के अनुभाग के सम्यक्त प्रकृति रूप। ठीक है, छायोपशमिक सम्यक्त्व कभी भी किसी अनादि मिथ्या दृष्टि को प्रथम बार नहीं होता, वो बाद में होता है, औपशमिक सम्यक्त्वादि के बाद में। वो कैसे होता है? अगर उसके किस प्रकृति का उदय आ जाए तब उसके छायोपशमिक सम्यक्त्व होता है। बताओ। सम्यक्त्व प्रकृति का। सम्यक्त्व प्रकृति किसका भेद है? दर्शन मोहनीय कर्म का। ठीक है, सम्यक्त्व प्रकृति का उदय आ जाए तो छायोपशमिक सम्यक्त्व बनता है। दूसरा गुणस्थान सासाधन सम्यक्त्व कैसे बनता है? किस प्रकृति का उदय आने पर ये जीव चौथे गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में आ जाता है? बताओ स्वस्ति। वेरी गुड। कौन सी एक कसाय? अनंतानुबंधी में से कोई एक। ठीक है, आप प्रत्याख्यानावरण आदि की नहीं, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया या लोभ में से किसी एक का उदय आने पर ये चौथे गुण स्थान से सीधा दूसरे गुण स्थान में आता है। ठीक है, क्या गर्मी लग रही है तुमको? पीछे का चला लो, अपने पीछे का चला लो। अच्छा, अब एक बात और बताना, ये जो छायोपशमिक सम्यक्त्व है, ठीक है, ये निर्मल होता है कि मलिन होता है? छायोपशमिक सम्यक्त्व निर्मल होता है कि कुछ मलिन होता है? थोड़ा मलिन होता है। क्यों? कि इसमें क्या कि कुछ तो शुद्धि का अंश रहता है लेकिन कुछ कुछ अशुद्धता भी रहती है। ठीक है, तो छायोपशमिक सम्यक्त्व की परिभाषा लिखोगे आप लोग? छायोपशम की परिभाषा लिख लो, फिर वो सभी पर घटित हो जाएगी। लिखो छायोपशम की परिभाषा। छायोपशम किसे कहते हैं? लिखो, सर्वघाती स्पर्धकों का, मैं लिखूं क्या इस पर? लिखो, सर्वघाती स्पर्धकों का सर्वघाती स्पर्धकों का की जगह लिखो सर्वघाती स्पर्धकों के वर्तमान कालीन निषेकों का, सर्वघाती स्पर्धकों के वर्तमान कालीन निषेकों का, कहां तक लिखा? सर्वघाती स्पर्धकों के
के वर्तमानकालीन निषेकों का उदयाभावी क्षय, उदयाभावी क्षय, उदय भाव, वर्तमानकालीन निषेकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं के आगामी काल में बाद में लिख ली बेटा, छोड़ दे, जगह छोड़ दे, 4 लाइन। उन्हीं के आगामी काल में उदय आने वाले निषेकों का सदवस्था रूप उपशम, सदवस्था, आगामी काल में उदय आने वाले निषेकों का सदवस्था रूप उपशम तथा देशघाती स्पर्धकों का उदय, देशघाती स्पर्धकों का उदय, ऐसी 3 रूप कर्म की अवस्था को, ऐसी 3 रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। अब समझना जरा, थोड़ा सा याद रहेगी परिभाषा। उदय और उपशम तो लिखाने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है। उदय में आना, कर्म का उदय, उपशम यानी शांत हो जाना, बैठ जाना, वो उपशम। अब हमें समझना है क्षयोपशम। क्षयोपशम कर्म का होता है। क्षयोपशम किसका होता है? कर्म का। और उसके निमित्त से जीव का जो संभवित भाव है उसका नाम क्या है? क्षयोपशमिक। क्या नाम है? क्षयोपशमिक। क्षयोपशम की परिभाषा में हमने 3 पॉइंट बताया आपको। एक तो सर्वघाती स्पर्धकों का, सर्वघाती स्पर्धक 2 तरह का, एक वर्तमानकालीन, वर्तमान निषेध, और एक भविष्य में उदय में आने वाले। तो सर्वघाती स्पर्धक 2 तरह के, एक तो जो अभी वर्तमान में उदय में आने वाले हैं और एक भविष्य में उदय में आने वाले हैं। ठीक है। अब ये देखो, चल रहा है आपका उदयावली, यहां उदय है। मैंने आप ये समझो, जैसे आपने लकड़ी देखी है, लकड़ी का आरा होता है वो ऑटोमेटिक वाला, तो वो लकड़ी का आरा ऐसे खिसकाते रहते हैं, वो कटर में कटता रहता है, जैसे है ना, कटता रहता है। अब जैसे मान लो यहाँ उदय है, ये मान लो आपकी मिथ्यात्व कर्म है, इसकी स्थिति है इतनी। ठीक है। ये क्या होता है? ये धीरे धीरे उदय में आता रहता है। ये वर्तमानकालीन निषेक है। यहाँ उदयावली कहते हैं जहाँ उदय चल रहा है उस एक आवली तक के काल में जितने निषेक हैं उनको कहते हैं उदयावली। ठीक है। ध्यान से दिख रहा है तेरे को वहां से? यहाँ देखो, अब ये जो उदय चल रहा है कर्म का, अब यहाँ ये जो वर्तमान काल, यहाँ का जो वर्तमान काल है, मान लीजिए ये सर्वघाती स्पर्धक वो होते हैं जो बिल्कुल भी उसका अंश प्रकट नहीं होने देते स्वभाव का। तो जो मिथ्यात्व है वो सर्वघाती प्रकृति है, मिथ्यात्व सर्वघाती प्रकृति है, तो उसके तो सभी स्पर्धक सर्वघाती ही हैं। लेकिन जो सम्यक्त प्रकृति है उसमें 2 तरह के स्पर्धक, क्योंकि सम्यक्त प्रकृति कैसी है? देशघाती प्रकृति है,
और देशघाती प्रकृति में दो तरह के स्पर्धक बताए थे, एक देशघात करने वाले और सर्वघात करने वाले। ठीक है। अब ये जो सम्यक्त प्रकृति है, ये सम्यक्त प्रकृति के जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनका तो उदय नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उनका उदय हुआ तो जो सम्यक्त्व है वो प्रकट नहीं होगा। तो इसलिए जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनका होगा उदय का अभाव। क्या? उदयाभाव। इसी को हमने कह दिया क्षय। एक्चुअल में ऐसा क्षय नहीं है, उदय में नहीं आएंगे बस। ठीक है, उदय का अभाव, तो इसको हमने कहा उदयाभाव। ठीक है, इसी को हमने नाम दे दिया क्षय। यानी वो अपना एक तरीके से फल नहीं देंगे, फल दिए बिना ही निकलते रहेंगे। अच्छा, मैंने भी कहा था थोड़ा सा मलिन होता है तो क्षयोक्षम सम्यक्त्व में कुछ दोष लगते हैं। उन दोषों के नाम है चल, मल, आगाड़ दोष। कौन कौन से? चल, मल, आगाड़, मैंने गाढ़ापना नहीं रखा। जो आपने 25 दोष पढ़े वो है मल दोष। समझ में आए? जो 25 दोष पढ़े हैं ना आपने, शंकादिक दोष बिना, वसुमत टार निवार त्रिशठता षट अनायतन त्यागो, है ना। ये जो 25 दोष है ये सब मल दोष है। ऐसे चल दोष होते हैं, थोड़ा बहुत उसकी श्रद्धा संबंधी कुछ दोष लगते हैं जो केवल ज्ञान गम्य है। अगाढ़ दोष माने वैसा गाढ़ापना नहीं होता उसको। जैसे बूढ़े के हाथ में लाठी रहती है, थोड़ी सी कंपित रहती है, डामाडोल सी रहती है, लेकिन छूटती नहीं, बनी तो रहती है। उसी प्रकार ये श्रद्धा तो है, लेकिन श्रद्धा हल्की फुल्की, वो केवल ज्ञान गम्य है। तो इसमें क्या होता है कि थोड़े बहुत दोष लगते हैं। अब यहाँ क्या होगा कि जो सर्वघाती स्पर्धक हैं वो उदय में नहीं आएंगे वर्तमान काल में, क्योंकि अगर वर्तमान में उदय में आ गए सर्वघाती स्पर्धक तो सम्यक तो नहीं रह पाएगा। तो क्या हुआ? उदय का अभाव। किसका? वर्तमान काल वाले निषेधों का। अब इसके आगे जो भविष्य काल के हैं ये निषेध, ये पड़े हैं जो, नहीं ऐसा ना हो समय से पहले यहाँ उदय में आ जाए तो भी फिर सम्यक तो छूट जाएगा। तो वो जहाँ है वो वही बने रहे, सत्ता में है ना भविष्य काल वाले सर्वघाती स्पर्धक, वो समय से पहले अपकर्षण होकर यहाँ उदय में ना आ जाए, जितने टाइम तक ये आपको क्षयोक्षम सम्यक हो, तो वो वहीं के वहीं बने रहे भविष्य काल वाले। उसके लिए हमने कहा भविष्यकालीन उदय में आने वाले निषेधों का सदवस्था रूप उपशम। तो पहले कहा हमने क्षय। क्षय क्या? सर्वघाती स्पर्धकों के वर्तमान निषेधों का उदयाभावी क्षय, और उन्हीं के आगामी काल में भविष्य में उदय में आने वाले निषेधों का सदवस्था रूप उपशम। आप इस चित्र से याद रखेंगे अपनी परिभाषा। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, लेकिन इतना होते हुए भी जो देशघाती स्पर्धक हैं, ये यहाँ पर कुछ कुछ दोष तो लगेंगे तभी। तो देशघाती स्पर्धकों का उदय, तो क्षय, उपशम प्लस उदय, ऐसी तीन रूप कर्म की अवस्था को क्षय उपशम कहते हैं। तीन रूप कैसी? क्षय, उपशम, उदय। यानी अगर देखें तो इसका पूरा नाम ये हो सकता है क्षय उपशमोदय, क्षय उपशम प्लस उदय। ऐसे तीन रूप कर्म की अवस्था को क्षय उपशम कहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बहुत काम आने वाली है आपको। ठीक है, तो क्षय उपशमिक भाव क्या होता है? कर्म के क्षय उपशम के निमित्त से होने वाला भाव कौन सा भाव कहलाता है? क्षय उपशमिक भाव। तो तीन बातें हो गई। सर्वघाती स्पर्धकों का वर्तमान कालीन निषेधों का क्या होगा? उदयाभावी क्षय। सर्वघाती स्पर्धकों का यानी उन्हीं निषेधों का भविष्य काल में उदय में आने वाले निषेधों का क्या होगा? सदवस्था रूप, वो वहीं के वहीं ठहरे रहो। एक तो वर्तमान में कोई कर्जा मांगने ना आए, जिसका हमने 5 साल बाद देना था, कहीं ऐसा ना वो भी आज आ जाए मांगने, तो भैया तू वहीं रहना, ये वाले तो आए नहीं। हाँ, छोटे मोटे जो हैं जिसके 10-20 हज़ार हैं वो आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन जिसके 10 लाख देने हैं वो ना आए। तो सर्वघाती कैसा है, तो सब लूट लेगा आपका, तो भैया वो नहीं आना चाहिए। लेकिन देशघाती आते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय रहेगा। तो ऐसे 3 रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। कुछ आई बात समझ में? चलिए, अगली गाथा थी एदे भावा नियमा। इस प्रकार ये जो भाव हैं वो नियम से दंसन मोह की प्रतीति से कहे गए। पडुच्च माने प्रतीति, जिसका अर्थ यहाँ अपेक्षा है। दर्शन मोहनीय कर्म की अपेक्षा है कि वो उदय किसका, उपशम किसका, क्षय किसका, के दर्शन मोहनीय का। ठीक है। चारित्रम नत्थि जदो, ठीक है, चारित्र मोहनीय नहीं है वहां। चारित्र मोहनीय माने चारित्र मोहनीय की अपेक्षा नहीं कहे गए। किसकी अपेक्षा कहे गए हैं? दर्शन मोहनीय की अपेक्षा। कौन से जो ऊपर कहे गए भाव है, कौन कौन से भाव के? पहले गुण स्थान में औदैक, यानी दर्शन मोहनीय का उदय है। कौन से दर्शन मोहनीय का? मिथ्यात्व का, उसकी अपेक्षा बात है। यद्यपि अगर हम ज्ञानावर्णी आदि देखें तो उनका क्षयोपशम है उस अपेक्षा, लेकिन अभी उसकी चर्चा यहाँ प्रासंगिक नहीं है। दूसरे गुण स्थान में कौन सा भाव कहा? पारिणामिक भाव क्या होता है ये बताओ, इस पर चर्चा नहीं हुई। कि जिसमें कर्म का उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम किसी की अपेक्षा नहीं होती। तो अब देखो दूसरे गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान में ये जो 3 प्रकृतियां है ना, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति, इन तीनों में से किसी का ना तो उदय होता, ना उपशम होता, ना क्षय होता है, ना क्षयोपशम होता। इसलिए इसको क्या कहा? पारिणामिक। आपको याद है दूसरा गुण स्थान किसके उदय से बनता है? अनंतानुबंधी कषाय में से किसी एक का उदय आने पर। तो वो तो दर्शन मोह की प्रकृति नहीं है, वो तो चारित्र मोह की है। अगर उसकी अपेक्षा देखें तो दूसरे गुण स्थान में औदैहिक भाव कह सकते हैं, अगर अनंतानुबंधी की अपेक्षा देखें। लेकिन हम यहाँ किसकी अपेक्षा देखना है? दर्शन मोहनीय कर्म की अपेक्षा। तो दर्शन मोहनीय में से दूसरे गुण स्थान में किसी प्रकृति का ना तो उदय है, ना उपशम है, ना क्षय है, ना क्षयोपशम है। इस अपेक्षा दूसरे गुण स्थान में कौन सा भाव कहा? पारिणामिक भाव। तीसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व, वो मिश्र प्रकृति है। ठीक है। और उस मिश्र प्रकृति को कहा जात्यांतर प्रकार की प्रकृति है, तो उसमें वो क्षयोपशम वाली परिभाषा लागू पड़ती है। इस अपेक्षा वहां तीसरे गुण स्थान में क्षयोपशमिक भाव कहा। और चौथे गुण स्थान में 3 भाव कहे, औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक। अब क्षायिक की बात और कर लें। क्षायिक सम्यक्त्व तो किसको होता है? कि जिसको अभी क्षयोपशमिक सम्यक्त्व है, वो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में रहते रहते अपनी सत्ता में से ये जो 3 थी ना, कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति, इनका पूरा नाश कर देता है सत्ता में से। ठीक है। देखो कैसे होता है वो नाश, जो हमने कल बताया था। मिथ्यात्व प्रकृति, ये मिथ्यात्व प्रकृति है, इसका द्रव्य इसमें कन्वर्ट होता रहता है, इसमें कन्वर्ट होता रहता है। तो इसमें कन्वर्ट होके ये खत्म हो जाएगी। जब क्षयिक सम्यक दर्शन होता है ना, तो जो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है उसके कर्मों में क्या होता है? ये जो मिथ्यात्व प्रकृति का द्रव्य था, इसका अनुभाग बहुत ज्यादा था, अब इसका अनुभागहीन होके ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। फिर मिथ्यात्व का हो गया क्षय, अब ये जो बचा सम्यक मिथ्यात्व, ये इसमें कन्वर्ट होता जाएगा। सम्यक तो प्रकृति में ये इसमें कन्वर्ट होके ये भी खत्म हो गया, फिनिश। दोनों हो गए फिनिश। अभी जो सम्यक तो प्रकृति है ये उदय में आके फिनिश होगी, क्योंकि इसके उदय में रहते हुए भी क्षयोपशमिक सम्यक
बना रहता है। तो ये उदय में आ के खत्म हो जाती है। तो जब जिसका इतना काल है, उतने काल बाद अब कोई सत्ता ही नहीं बचती मिथ्यात्व की तीनों प्रकृतियों में से, तो वहाँ क्या होता है, इसको क्षयिक सम्यक्त हो जाता है। तो चौथे गुण स्थान में तीनों प्रकार के भाव किस अपेक्षा कहे, औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक। ठीक है। अब ये कहा एदे भावा नियमा, ये सभी भाव नियम से दर्शन मोह की अपेक्षा कहे गए हैं। चारित्रम नत्थि जदो, चारित्र की अपेक्षा नहीं कहे, यानी चारित्र मोहनीय कर्म की अपेक्षा यहाँ नहीं है। अविरत अंतेषु ठाणेषु, क्यों? क्योंकि अविरत, अविरत, देखो एक बात ये समझना, जो अविरत है वो चौथे गुण स्थान तक अविरत होता है, यानी उसके नीचे के सारे अविरत हैं। यानी कौन सा दीपक हो गया? अंत दीपक, अंत में आया, लेकिन इसके पहले के सारे गुण स्थान भी अविरत के थे, वहां भी व्रत नहीं होते। दूसरा ये कहा इस प्रकार अविरत अंतेषु ठाणेषु, माने ये अविरत नाम का जो चौथा गुण स्थान है वहां के अंत के स्थान तक, क्या ये जो हमने आपको भाव बताए, ये 4 गुण स्थानों की अपेक्षा बताए, पहले 4 गुण स्थान दर्शन मोह की अपेक्षा है, यहाँ चारित्र मोहनीय की अपेक्षा नहीं कहे गए हैं। समय हो गया है, बस एक गाथा करके समाप्त कर। स्थान, स्थान, ठाणेषु माने स्थान, उस स्थान तक। अब 5वें से 12वें गुण स्थान तक कौन से कर्म की अपेक्षा है? चारित्र मोहनीय कर्म। चारित्र मोहनीय कर्म की प्रकृतियों के नाम तो आपको पता ही है, उसकी चर्चा करेंगे, साथ साथ याद कर लो, फटाफट नोट कर लो, बस एक पता चलेगा। बोलिए। देश विरदोपमत्ते, देश विरदोपमत्ते, लिख भी लो फटाफट। देश विरदोपमत्ते, देश विरत कौन सा गुण स्थान है? 5वां। प्रमत्त विरत 6वां। इधर मैंने अप्रमत्त, पता है ना आपको, इधर मैंने उसका दूसरा, तो प्रमत्त का दूसरा अप्रमत्त, यानी 5वां, 6वां, 7वां। ठीक है। खाओ स्मी भावो, कौन सा भाव है इसमें? देशव्रत, प्रमत्व्रत, अप्रमत्त में मुख्य भाव है, लेकिन चलिए क्या कर ले, इधरे व खो समीय भावोदु, भावोदु पढ़े। देश विरदोपमत्ते, हो गया कितना? देश विरदोपमत्ते, मैंने गलती कर दी। देश विरदोपमत्ते, ठीक है। देशव्रत और प्रमत्त, इधरे वाखो वसमीय भावोदु, इधरे वाखो वसमीय भावोदु, भावोदु को एक साथ ही पढ़ना है फिर, यानी इधरे यानी अप्रमत्त, खो वसमीय क्षरोक्षम भाव,
ठीक है। दू का मतलब तो अस्तु है, भावोस्तु यानी अस्तु माने है। चलिए, इधरे वखौव समी भावो दू, इधरे वखौव समी भावो दू। ये अक्षर बढ़ रहा है इसमें, चल पढ़ो। देश विरदेपमत्ते, देश विरदेपमत्ते, इधरे वखौव समी भावो दू, इधरे वखौव समी भावो दू। दूसरा चरण कौन सुना सकता है? इधरे वखौव समी भावो दू, सुनो। इधरे वखौव समी भावो, बोलो। इधरे वखौव समी भावो। पूरी पूरी लाइन सुनाओ। देश विरदेपमत्ते, इधरे वखौव समी भावोदु। ठीक है, लास्ट लाइन। सोखलु चरित्र मोहम, सोखलु चरित्र मोहम, चरित्र लिख लो फटाफट। सोखलु चरित्र मोहम, सोखलु चरित्र मोहम, सोखलु चरित्र मोहम, यानी वो खलु माने नियम से, चारित्र मोह के, सोखलु चरित्र मोहम, सोखलु चरित्र मोहम, चरित्र नहीं बोले, चरित्र मोहम पड़ुच्च भणियम, भणियम माने भी वही भणिदा कहा गया है। पड़ुच्च माने प्रतीति यानी अपेक्षा से, कहा उदरिम। प्राप्ति हो गई 13 नंबर की बात। सोखलु चरित्र मोहम, सोखलु चरित्र मोहम, पड़ुच्च भणियम कहा उवरिम, पड़ुच्च भणियम माने अपेक्षा से, भणियम माने कहा गया है, कहा माने तथा, उवरिम माने ऊपर के गुण स्थानों में भी। ठीक है, ऊपर के गुण स्थानों में भी हमने 3 तो गिना दिया अप्रमत्त तक, लेकिन ऊपर के गुण स्थानों में भी माने अपूर्व करण अधिक में भी चारित्र मोह की अपेक्षा है। उग्रिम माने ऊपर के। चलिए, अर्थ समझ में आ गया आपको? चारित्र मोह की अपेक्षा, पड़ुच्च माने प्रतीति, अपेक्षा कहे गए हैं। क्योंकि ये जो हमने भाव कहा, यहाँ क्षयोक्षम भाव है। कौन से गुण स्थानों में? देश विरत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त में क्षयोक्षम भाव है। सो खलु चरित्र मोह, ये चारित्र मोह की अपेक्षा क्षयोक्षम भाव कहा है। और चारित्र मोह की अपेक्षा ऊपर भी कहे जाएंगे अभी आगे और भी, लेकिन उसमें उपशम होगा, क्षय होगा। ठीक है, लेकिन होंगे अब चारित्र मोह की अपेक्षा। ये जो हमने कहा ना ऊपर के, ऊपर मतलब क्षयोक्षम की बात नहीं कर रहे हैं अभी। अभी हम क्या कह रहे हैं? चारित्र मोह की अपेक्षा है। किसमें? 5वें 6वें 7वें में क्षयोक्षमिक भाव है। देश विद्य पमत्ते, इधरे व खौव समी भावोदु। इन भावों में, इस 3 गुण स्थानों में क्षयोक्षम भाव कहा। तो किसका क्षयोक्षम? चारित्र मोह का क्षयोक्षम होने पर जीव का जो भाव हुआ उसका नाम है क्षयोक्षमिक भाव। सो खलु चरित्र मोहम, वह नियम से चारित्र मोह पड़ुच्च भणियम, चारित्र मोह की अपेक्षा कहा है। कहा उवरिम, तथा ऊपर भी। ठीक है, ऊपर भी आगे बताएंगे। अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, फिर उपशांत, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत और क्षीण मोह, वहां तक बताएंगे। चलो बस वाली लाइन याद करके सुनाओ फटाफट। सोखल चरित्र मोहम, पड़ुच्च भणियम कहा उवरिम। सेकंड लाइन किसको याद हुई? कौन सुनाएगा? सुनाओ। अभी देखो, तुमने तीसरा और चौथा चरण पढ़ा, इसमें लय चलाई आपने पहले और दूसरे चरण वाली, इसको डाउन ले जाना है। सुनाओ अदिति। ठीक है, आसान है, सुनाओ।
सोखलु चैत्र पड़ुच्च भणियम तहा अब याद हो गई, मैं मानता हूँ सबको। चलिए, जावानी के ज्ञान से